हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन, जो कि हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 7। डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। देखो, इस जो डार्क रिएक्शन है इसमें बेसिकली C3 और C4 साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट ने काफ़ी स्ट्रगल किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि हमें फिक्स करना है, फिक्सेशन करना है और फिर हमें बनाना है क्या, कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो अब CO2 फिक्सेशन जो हो रहा है उसको कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, तो वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा। साइंटिस्ट को काफ़ी डिस्कवरी के बाद पता लगा कि एक 5 कार्बन कीटो शुगर है, 5 कार्बन की एक कीटो शुगर है जिसका नाम है RUBP, that is ribulose 1,5 bis phosphate। मैं थोड़ा सा आई होप क्या समझ जाओगे, बिस फॉस्फेट, राइट। ठीक है, ये पता लगा कि 5 कार्बन की कीटो शुगर है। फिर हमको पता लगा कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम है PGA। तो उनको थोड़ा शक हुआ कि यार अगर 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर सके। तो उन्होंने काफ़ी फाइंड आउट करने का कोशिश किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा 2 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं मिला। तो फिर आते हैं हमारे पास एक साइकिल जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल। अब इसको हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं PGA के, ठीक है। तो इसमें कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्या काम किया और ये केल्विन साइकिल है क्या, तो ये हमें पढ़ना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है C3 साइकिल। ओके, देखो C3 साइकिल यानी कि इसको हम कहते हैं बेटा केल्विन साइकिल। अब इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों पड़ा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे केल्विन नाम की, मेल्विन केल्विन उनका पूरा नाम था, तो उनके नाम पर ये साइकिल रखी गई। केल्विन और उनके कुछ को-वर्कर्स थे, उन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 5 कार्बन की शुगर है, वहाँ से शुरू होती है ये साइकिल। वो जो 5 कार्बन की शुगर है उसको हम RUBP कहते हैं, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेती है, उसको फिक्स करती है, ठीक है। जिसमें उन्होंने 3 स्टेप्स के बारे में बताया, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इसी में ही रिडक्शन के बाद शुगर की फॉर्मेशन होती है और वापस से उस RUBP को रीजनरेट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम जो लाइट रिएक्शन में हमें ATP और NADPH मिले थे उनका यूज़ किया जाता है इस साइकिल में, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे ATP और NADPH, उनका यूज़ करेंगे हम डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो वही हम इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो केल्विन ने क्या बताया कि इसमें 3 स्टेजेस चलती है। पहली स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरी जो स्टेज है उसको हम कहते हैं रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन। थर्ड स्टेज जो है उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। अब ये हम एक साइकिल की हेल्प से पढ़ेंगे कि ये सब है क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक 5 कार्बन की शुगर है जो अभी मैंने बताया, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसको हम RUBP भी लिख सकते हैं, 1,5 बिस फॉस्फेट, और वी कैन से RUBP, ठीक है। एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी, एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है। बेसिकली अब इस CO2 का यूज़ कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, आई थिंक मैं यहाँ पर आपके पास लिखूंगी तो उधर थोड़ा सही रहेगा। इसका क्या होगा, CO2 को हमें फिक्स करवाना है, तो यहाँ से हम CO2 और H2O भी साथ में आ रहा है, इसको फिक्स करवाया जाएगा। पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कौन सा एंजाइम है, RUBP
कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम बेसिकली है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। इसके पास कार्बन की एफिशिएंसी भी है बेसिकली, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी एफिशिएंसी है, इसलिए इसको बोला जाता है RUBP, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एज अ कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, यहाँ पर हमें मिलता है एक 3 कार्बन का मोलिक्यूल 3PZA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हमें मिला है, इसीलिए इसका नाम है C3 साइकिल, राइट। अब उसके बाद आता है इसका होगा बेटा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज क्या है? रिडक्शन। इसमें क्या होगा? रिडक्शन जो चलेगा तो यहाँ पर बेटा 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के और 2 मॉलिक्यूल चाहिए NADPH के, ठीक है। क्योंकि अब ये ATP है तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा ADP प्लस PI, यहाँ से क्या बनेगा? NADP प्लस, ठीक है। ये भी 2 ही बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास बनता है ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ट्रायोज फॉस्फेट जो कि यहाँ पर है सुक्रोज की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा और स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होगा। वापस से हमारा एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं, दैट इज आवर थर्ड स्टेप, रीजनरेशन। क्या कहते हैं बेटा? रीजनरेशन। अब इस रीजनरेशन में भी क्या चाहिए? एक ATP की जरूरत है जो कि बनेगा ATP से ADP। आप देख रहे हो लाइट रिएक्शन से हमें ये ATP और NADPH मिले थे और इसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए। वापस से इसको रीजनरेट कर दिया जाएगा RUBP में। तो ये एक साइकिल चल रही है, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या याद रखना है? देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक 5 कार्बन की कीटो शुगर है RUBP। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाया जाएगा, उसका होगा कार्बोक्सिलेशन। वहाँ पर हमें एक एंजाइम चाहिए होगा RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उससे हमें मिलेगा एक 3 मॉलिक्यूल्स का बेसिकली 2PZA मिलेगा, यानी 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा फॉस्फोग्लिसरेट, और उसके 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद इसका होगा रिडक्शन, जहाँ हमें 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। वहाँ से बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। सुक्रोज एंड स्टार्च, सुक्रोज के फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होगा। उसके बाद हमें वापस एक ATP की जरूरत है और रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन वापस RUBP में हो जाएगा। अब आपको क्या याद रखना है? क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं? देखो आपके NCERT में बेसिकली लिखा गया है कि आपको 6 कार्बन के मॉलिक्यूल यानी 6 CO2 फिक्स करने के लिए 6 बार ये साइकिल चलानी पड़ेगी। 6 टर्न्स चाहिए आपको इस साइकिल के, जिससे हमें 1 मॉलिक्यूल मिलेगा ग्लूकोज का। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अभी आपका रीनीट जो हुआ था, ठीक है, 2026 का, उसमें पूछा गया था कि बेसिकली इसकी वैल्यू बदल दी गई थी आई थिंक, कि हमें चलो मैं ये क्वेश्चन बना देती हूँ कि मान लो हमें 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करना है, तो उसमें कितने ATP चाहिए होंगे? चलिए बताइए। देखो अभी हम बेसिकली अगर मैं एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करती हूँ तो मुझे 3 ATP की जरूरत पड़ रही है, 2 और 1 3। अगर मैं ये 12 CO2 को फिक्स करवाऊँ तो मुझे कितने, उसके डबल चाहिए, 6 ATP चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, और ये आपकी कोई भी नंबर को चेंज कर सकता है क्वेश्चन पूछने के टाइम पर, ठीक है। ये हो गया। ऐसे आपकी एक टेबल बनाई गई है इन और आउट करके, ठीक है, कि 6 बेसिकली CO2 जब आ रहे हैं तो वहाँ पर एक ग्लूकोज बन रहा है, क्योंकि एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमें 3 ATP की ज़रूरत है। तो अगर 6 मॉलिक्यूल है तो उसके लिए कितने ATP की ज़रूरत होगी? 18 ATP। कितना ADP बाहर जाएगा? 18 ADP, ठीक है। उसके बाद कितने NADPH की ज़रूरत है बेटा?
आपके एक कार्बन CO2 के लिए आपकी 2 NADPH की जरूरत होती है। तो यानी कि 6 के लिए कितनी होगी, 6 टू 12 NADPH। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 NADPH और 12 NADP प्लस आपका बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करवाने के लिए केल्विन साइकिल में कितने ATP और कितने NADPH की जरूरत है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन नीट। 18 ATP एंड 12 NADPH, 18 12 ऐसे याद रखो, 18 ATP 12 NADPH, दिस इज योर C3 साइकिल। और मैंने ये भी बताया था कि आपकी मोस्टली क्वेश्चन इसमें कहाँ से आते हैं। ठीक है, आपको स्टेप्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन होने के बाद क्या बन रहा है, रीजनरेशन क्या है, कितने ATP कहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, डन, ऑल राइट। अब बात आती है नेक्स्ट पाथवे, जिसको हम कहते हैं C4 साइकिल, और उसका एक और नाम है हैच एंड स्लेग पाथवे। ऑल राइट, ठीक है। देखो अब हमारे जो नेक्स्ट पाथवे आने वाला है वो है C4 साइकिल। ये भी डार्क रिएक्शन में आ रहा है। इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लेग पाथवे। हैच एंड स्लेग पाथवे, इसका नाम C4 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब हमें ये साइकिल पढ़ने से पहले C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि C4 प्लांट्स क्या होते हैं। देखो बेसिक मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं तो ये जो प्लांट्स है ये काफी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, काफी ड्राई कंडीशन में ये रह सकते हैं। क्यों रहते हैं ये इतनी ड्राई कंडीशन में, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है, ऐसी एनाटॉमी है इनकी लीव्स की कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो शो कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई भी नो फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि क्या होता है। फोटो रेस्पिरेशन अभी के लिए आप याद रखो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अनफिक्स किया जाता है। ठीक है, अभी तक हम फिक्सेशन करते जा रहे हैं, इसमें अनफिक्स किया जाता है, तो कोई भी फोटो रेस्पिरेशन इसमें देखने को नहीं मिलता। नो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस वी कैन से। ठीक है, इसकी जो बायोमास प्रोडक्टिविटी है, बायोमास प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी है वो काफी स्पेशल होती है, काफी स्पेशल प्लांट्स हैं C4 प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। बेसिकली इनमें होते हैं बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स ये लार्ज होते हैं काफी, और ये वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड पाए जाते हैं, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। इनकी लीव्स की एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है जिसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेंज का मतलब होता है रीथ। ठीक है, और इस रीथ का मतलब है बेसिकली माला, दैट इज गार्लैंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रीथ का मतलब क्या होता है? माला, यानी गार्लैंड की तरह इसके सेल्स अरेंज रहते हैं। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो काफ़ी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में रह सकते हैं, काफ़ी हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी के अगेंस्ट अपने रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, कोई भी फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ना हो उसमें, और काफ़ी बायोमास उसमें बनता है। ठीक है, अब उसके बाद इनको स्पेशल प्लांट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है रीथ, यानी इसके जो सेल्स है वो एक माला की तरह पिरोए जाते हैं। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, याद रखना है आपको। अब जो बंडल शीथ सेल्स है उनके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं।
यस, जो बंडल शीट सेल्स हैं, बंडल शीट सेल्स, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का निचोड़ मैं बता रही हूँ और यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बंडल शीट सेल्स में काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि थिक वॉल्स है तो दीज आर इम्परवियस और वी कैन से इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज। इसमें से कुछ भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, इम्परमिएबल रहता है। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में बिल्कुल भी आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बंडल शीट सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको याद होनी चाहिए। थिक वॉल्स रहती हैं, लार्ज क्लोरोप्लास्ट आपको पाए जाते हैं, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये जो C4 साइकिल है या फिर ये हैच एंड स्लेक पाथवे है, ये क्या है, ठीक है, कैसे काम करता है। इसमें हमें 2 सेल्स की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर बेटा C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो। C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है मेज एंड सोरगम, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स आप ये याद कर सकते हो, राइट। अब इसमें आपके 2 सेल्स की जरूरत पड़ेगी, वन इज मीजोफिल सेल और दूसरा आपका है बंडल शीट सेल। मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। अब इन दोनों सेल्स में ये C4 साइकिल कैसे चल रही है तो वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है C4 साइकिल, ठीक है। ऑलराइट, यस। ओके, ठीक है। ये अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ गैप छोड़ा है। ये बेसिकली इस एरिया को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्शन। यहाँ से चीज़ें आपस में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ये जो आपका सेल है दिस इज मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। दूसरा जो सेल है वो है बंडल शीट सेल, ठीक है। ये आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल, राइट। ओके, अभी कैसे काम कर रहा है देखो, एटमॉस्फेरिक CO2 को अंदर लाया जाएगा मीजोफिल सेल में। एटमॉस्फेरिक CO2 को एटमॉस्फेयर से अंदर लाया जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन और पहला जो एक्सेप्टर होगा जो इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो है PEP, फोस्फोइनोल पायरेट। क्या है, फोस्फोइनोल पायरेट। अब बेटा इस CO2 को किया जाएगा फिक्स, इसका होगा क्या, फिक्सेशन। जहां पर आपके एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं पैपकेज। क्या कहते हैं, पैपकेज। देखो हमने पढ़ा था केल्विन साइकिल में रूबिस्को की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। रूबिस्को आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन मीजोफिल सेल नो रूबिस्को एंजाइम इज देयर, कोई भी रूबिस्को एंजाइम नहीं है, बट क्या है, पैपकेज एंजाइम है, ठीक है। क्या है, पैपकेज एंजाइम है। लेकिन बंडल शीट सेल में क्या रूबिस्को है, यस रूबिस्को इज देयर। रूबिस्को की जरूरत बंडल शीट सेल में पड़ेगी, बट मीजोफिल सेल में कोई भी रूबिस्को नहीं है। ये स्टेटमेंट्स पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसका हुआ फिक्सेशन, फिक्सेशन होने के बाद यहाँ पर एक बनेगा C4 एसिड। C4 एसिड यानी कि पहला हमारा 4 कार्बन का एसिड जिसका मैंने नाम बताया था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ लिख देती हूँ मैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को यहीं पर एक दूसरे 4 कार्बन के उसमें एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, उसका नाम है मैलिक एसिड। और एक एसिड और होता है एस्पार्टिक एसिड। तो इसमें इसको कन्वर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ, बंडल शीट सेल में, ठीक है। यहाँ इस एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा C4 एसिड को,
और इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि अगर कोई C4 एसिड है, 4 कार्बन का एसिड है, डी मतलब रिमूव करना, एक कार्बन को आप रिमूव कर दोगे तो कितने कार्बन का कोई भी जो है एसिड बनेगा, वो बनेगा C3, 3 कार्बन का। ठीक है, तो अब डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद यानी कि एक CO2 आपकी यहाँ से हटा दी गई है, यहाँ बनेगा आपका C3 एसिड। इस C3 एसिड का नाम क्या है बेटा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब इस एसिड को करा जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये C3 एसिड और वापस इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा फोस्फोइनोल पायरेट, दैट इज PEP में। यही है आपका C4 साइकिल या फिर हैच एंड स्लैक पाथवे। देखो C4 साइकिल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, 4 कार्बन का एसिड बनता है जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। ठीक है, कैसे काम करता है? 2 तरीके के सेल्स हैं, मीजोफिल एंड बंडल शीट सेल्स। मीजोफिल सेल्स में सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 आएगी, उसको फिक्स करवाया जाएगा। उसके लिए बेसिकली पहले तो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? PEP। ठीक है, फोस्फोइनोल पायरेट, 3 कार्बन का मोलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद इसका फिक्सेशन किया जाएगा। फिक्सेशन करने के बाद इसको 4 कार्बन के एसिड में कन्वर्ट किया गया, मतलब फिक्स किया गया। 4 कार्बन का एसिड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इसको मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसका होगा अब डी कार्बोक्सिलेशन। इसको C3 एसिड में कन्वर्ट किया गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड को वापस ट्रांसपोर्ट किया गया मीजोफिल सेल में और ये कन्वर्ट हो गया PEP में। तो ऐसे आपका काम करता है C3 and C4 साइकिल। ठीक है, अब आपकी NCERT में एक टेबल बनी हुई है C3 और C4 प्लांट्स के लिए। उसमें थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन के भी पॉइंट्स दिए गए हैं। फोटो रेस्पिरेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी और उससे नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों ही टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं और इसके बाद आपका पूरा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो टेबल बनी हुई है उसमें C3 और C4 प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको सोल्व करने हैं। एंड ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।